एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान से संबंधित अगले विषय के बारे में। हमने पिछली वीडियो में लोकसभा के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, हम संसद के बारे में बात कर रहे हैं और संसद के बारे में हमने बात करी थी कि आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा भी आएंगे। ठीक है, तो जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं। उन 3 अंगों में से एक अंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, लोकसभा के बारे में। उसके अगला जो भाग है वो आज राज्यसभा के बारे में हम बात करेंगे और अब देखेंगे कि राज्यसभा का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है और क्या विशेष प्रावधान है, उसके सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, और जो भी संबंधित तथ्य होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान में राज्यसभा का वर्णन कहाँ किया गया है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि भारत की जो राज्यसभा है उसकी संरचना कैसी होगी। तो देखिए, इस संरचना की बात करें तो इसमें सदस्यों की जो संख्या है राज्यसभा की वो अधिकतम 250 है। याद रखना कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, किंतु यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, अब इन सदस्यों को भी यदि हम डिवाइड करें तो 233 सदस्य राज्यों से आते हैं और जो बाकी के शेष सदस्य 12 सदस्य बचे हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। देखो, हमने जब लोकसभा की बात की थी तो उसमें हमने 2 सदस्यों को देखा था कि दो सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं जो कि एंग्लो इंडियन से संबंधित होते हैं, और उसका आर्टिकल के बारे में भी हमने बात करी थी कि 331 आर्टिकल के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित करेगा। और आज हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में भी जो 12 सदस्य होते हैं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। और याद रखना कि जो मापदंड होते हैं वो 4 मापदंडों के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। वो मापदंड हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये चारों मापदंडों के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में सदस्य के लिए नामित कर देता है। और याद रखना कि जब ये नामांकित हो जाते हैं तो इन्हें 6 माह के अंदर शपथ लेनी पड़ती है, नहीं तो ये सदस्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखी कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है। अब हम चलते हैं कि जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। देखो, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जिस विधि से होता है उसका नाम है अनुपातिक मतदान प्रणाली। कौन सी? अनुपातिक मतदान। यहाँ जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि जो आर्टिकल 80 में कहा गया है, जो शब्द लिखे हुए हैं इनके मतदान से संबंधित, वो शब्द ये हैं कि एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के तहत राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होगा। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखना कि यदि प्रश्न ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए कि क्या खुला मतदान पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कर सकते हैं, क्या होता है, तो यदि प्रश्न ऐसा आ जाए और उसमें ऐसा ना लिखा हो कि एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, उसके स्थान पर ऐसा लिखा हो एकल संक्रमणीय खुला मतदान पद्धति, तो वो भी सही होगा। लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में केवल यही लिखा है कि एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के तहत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, फिर वो कहाँ पर लिखा है कि एकल संक्रमणीय खुला मतदान पद्धति? देखिए, जब जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट होता है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 और 1950 और 1951 में बना था, तो उसमें जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें कहा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव खुला मतदान पद्धति से किया जाएगा। देखो, जब हमने लोकसभा की बात करी थी तो लोकसभा में हमने बात करी थी कि जो प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा उनका चुनाव होता है, लेकिन इसमें किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, अनुपातिक मतदान पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। और चुनता कौन है? तो याद रखना कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, जो सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। याद रखना, मैंने शब्द जो बोला निर्वाचित सदस्य ही इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, और राज्यों की यदि संसद ऐसा नियम बना दे, ऐसा प्रावधान कर दे कि दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा हैं वो भी
इसमें भाग ले सकती हैं तो वो भी भाग ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो संविधान में केवल यही लिखा हुआ है कि जो राज्यों की विधानसभा हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वही व्यक्ति राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं। देखो, योग्यता संबंधी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में की गई है। जब हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की थी तो उसमें भी हमने आर्टिकल 84 के बारे में बताया था कि आर्टिकल 84 के तहत जो लोकसभा के सदस्यों का जो होता है, योग्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, जो भारत का नागरिक है वो दोनों में सेम है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं में जो नागरिकता होती है वो दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो एज है, आयु है, आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो भी अन्य योग्यताएं हैं वो संसद नियम बनाकर कर सकती है। ठीक है, हमने ये आर्टिकल 84 के बारे में बात की। अब हम चलते हैं आर्टिकल 83 में क्या है। देखो, जब हमने लोकसभा के बारे में बात करी थी तो उसमें हमने पदावधि के बारे में बात करी थी कि लोकसभा का जो टर्म है वो कितना होगा। वहीं राज्यसभा के बारे में भी आर्टिकल 83 में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा। देखो, पहली बात तो ये है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, ये कैसे होता है। तो देखो, राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। हाँ, लोकसभा का जरूर होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए फिक्स किया गया है, लेकिन यदि पहले ही वो डिफ्यूज हो जाती है तो उसका कार्यकाल पहले भी खत्म हो सकता है। लेकिन राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती है। राज्यसभा केवल एक बार बनी है, उसके बाद लगातार चलती आ रही है, उसका कभी भी विघटन नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा कोई पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो आप 6 वर्ष मत लगाना, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, जो सदस्य होते हैं उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। और एक बात और याद रखना कि इसके सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष होते हैं, या फिर देखो इसके अध्यक्ष को ही हम सभापति बोलते हैं। जो सभापति होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो है, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, वहीं आर्टिकल 89 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये दोनों आर्टिकल आप याद रखना। पहला आर्टिकल है 64 जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और वहीं आर्टिकल 89 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि ये संविधान में प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा एक उपसभापति भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो उपसभापति होता है उस उपसभापति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, या फिर हम उसे कैसे हटा सकते हैं। देखो, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि उपसभापति को हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। 2/3 लाया जाता है, विशेष बहुमत लाया जाता है, सदस्यों का बहुमत लाया जाता है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत लाया जाता है। तो इसे स्पष्ट रूप से याद रखना कि जो उपसभापति है, पहली बात तो है कि उपसभापति को यदि पद से हटाया जाएगा तो राज्यसभा में ही केवल प्रावधान है कि राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं। मतलब उपसभापति यानी जो सभापति है, सभापति को हटाने के लिए जो प्रावधान है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि प्रावधान लाया गया है तो वो उस समय में, जिस समय में प्रावधान लाया गया है, तो उस समय में जितने सदस्य उपस्थित हैं उन सदस्यों का बहुमत से जो प्रावधान पास हो जाएगा, प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पद से हटने के लिए ये कंडीशन फॉलो करेगा। दूसरी बात, लोकसभा में इसके लिए क्या स्थिति बनेगी। देखो, जब राज्यसभा ये प्रस्ताव पास कर देती है तो लोकसभा की केवल सहमति चाहिए होती है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता कि बहुमत हो या फिर स्पेशल बहुमत हो, नहीं। इसके बारे में केवल राज्यसभा को ही ये विशेष शक्ति प्राप्त दी गई है कि यदि उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा, और वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जो तात्कालिक सदस्य संख्या होगी उस सदस्य संख्या का केवल बहुमत चाहिए। ठीक है,
अब हम चलते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है तो वो कैसे, मतलब जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो वो कैसे कार्य करेगा। देखो यहाँ पर संविधान में जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि प्रश्न कभी भी आपको घुमा सकता है। तो जो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए लिखा गया है कि उसमें लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति की यदि पद से मतलब पदावधि समाप्त होने से पहले ही यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या फिर उसे हटाया जाता है या फिर हट जाता है या फिर वह अनुपस्थित रहता है तो फिर उपराष्ट्रपति का क्या कर्तव्य बनता है। देखो तो जो आर्टिकल 65 है उसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद को निर्वहन करने के लिए समर्थ नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए तैयार होगा। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जो संविधान में लिखी गई है उपराष्ट्रपति के लिए कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। क्या? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, बल्कि वह स्वयं राष्ट्रपति के पद से जाना जाएगा, नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान ग्रहण करता है तो हम उसे जनरली कार्यवाहक के नाम से जानते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। नहीं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा। और जो उन्मुक्तियाँ, जो सैलरी, जो स्पेशल जो भी चीज़ें राष्ट्रपति को मिलती हैं वो सारी चीज़ें उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगी। हाँ, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा और ना ही उपराष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाओं का वह अधिकारी होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी उपराष्ट्रपति के बारे में, उसको कैसे हटाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो राज्यसभा की विशेष शक्ति होती है वो क्या होती है। देखो राज्यसभा की 2 या 3 विशेष शक्तियाँ होती हैं। पहली शक्ति होती है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? देखो अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि यदि कोई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो तो राज्यसभा ही पहल कर सकती है, राज्यसभा ही प्रस्ताव पास कर सकती है कि किसी विषय पर अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाए। अब अखिल भारतीय सेवा का सृजन कैसी स्थिति में किया जाएगा? तो उसके लिए भी एक मापदंड है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन राष्ट्रीय हित में यदि कोई विषय हो। किसमें? राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इम्पोर्टेंसी यदि आ जाती है तो हम आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को अधिकार ये मिलता है कि वह कोई भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अब दूसरी बात कौन सी आती है? दूसरी विशेष स्थिति आती है, विशेष शक्ति राज्यसभा के पास है, आर्टिकल नंबर 249। कौन सा? अनुच्छेद 249। 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा समझे कि कोई राष्ट्रीय हित या फिर राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है या फिर राष्ट्रीय महत्व की स्थिति आन पड़ी है तो वह किसी राज्य के विषय पर ऐसा प्रस्ताव पास कर सकती है कि संसद राज्य के विषय पर कानून बनाए। ठीक है, ये 2 ऐसी स्थितियां होती हैं राज्यसभा की जो विशेष स्थिति होती है, जो लोकसभा को शक्तियां प्राप्त नहीं है किंतु राज्यसभा को। और तीसरी शक्ति ये होती है कि जब लोकसभा इस सत्र में नहीं होती है या फिर विघटित हो जाती है तो राज्यसभा का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के समय यदि राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जाता है तो प्रस्ताव को अनुमोदित करें या प्रस्ताव को पास करें। ये राज्यसभा के पास 3 मुख्य शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो आज हमने बात करी राज्यसभा के बारे में, उसकी विशेष स्थितियों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके सदस्यों के बारे में। और इसी के साथ इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो कि वो 312 और 249 के तहत यदि राज्यसभा कोई प्रस्ताव पास करती है तो वो किस प्रकार के बहुमत से पास होगा। तो याद रखना कि उसमें जो बहुमत है वो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। सामान्य बहुमत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो उपराष्ट्रपति है उसे हटाने के लिए तत्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। लेकिन इसमें जो आर्टिकल नंबर 249 और 312 है, इसमें क्या होता है कि जो उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्य होते हैं उनका 2/3 होना आवश्यक है, अन्यथा प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने राज्यसभा कंप्लीट किया, लोकसभा पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।